नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं परू उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति के काफी सराहना मिल रही है। स्थानीय निर्माताओं ने साथ साथ बाहर के निर्माता भी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। इससे उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिल रहा है। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति से राज्य में फिल्म निर्माताओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए अनुमति प्रदान करने में आसानी हो रही है, जिससे से अधिक फिल्म और वेब सीरीज उत्तराखंड में शूट हो रही है। नहीं, राज्य में फिल्म नीति बनने से हमारे जो स्थानीय फिल्म निर्माता है उनको भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही जो बाहर के हमारे निर्माता हैं उनके लिए भी हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था की है, उनको परमिशन देने की व्यवस्था की है, उसको भी बहुत सराहा जा रहा है। इसलिए हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के रूप में भारत सरकार ने सम्मानित भी किया है। उत्तराखंड के राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार द्वारा मुख्य कार्यक्रम देहरादून में FRI प्रांगण में आयोजित किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की और राज्य रहित कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लेकिन कांग्रेस इन घोषणाओं से नाखुश नजर आ रही है। प्रदेश में कांग्रेस ने उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्मशारी ने का कहना है कि प्रदेश आपदाओं के बाद पीड़ा से बेहद उम्मीद है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस पर तंज कसते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस केवल बयानबाजी करना जानती है और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कोई भी खास काम नहीं किया है। देखिए, हम आज के दिन कम से कम ये उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री जी आए तो साफ सुथरी राजनीति हो, वही दोबारा जुमलेबाजी। 8,000 करोड़ रुपए में आपने जमरानी बांध तो पहले से चल रहा है जनाब, सौंग नदी की परियोजना तो पहले से चल रही है जनाब, हमारे तमाम वो योजनाएं जो पहले से ही गतिमान है उनके लिए बजट एलोकेशन पहले से ही हो रखा है, उनको शामिल करके 8,000 करोड़ रुपए की आप उसको घोषणा कर रहे हैं। 62 करोड़ रुपए उसमें से किसानों का जो आप निधि दे रहे हैं वो भी शामिल है। मैं समझता हूं कि आज के पवित्र दिन जब हम राज्य स्थापना का एक ऐसा अवसर जिसमें रजत जयंती मना रहे हैं, उसमें भी राज्य की सरकार या तो गुमराह कर रही है प्रधानमंत्री को। अरे भाई, जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, जिनके लिए बजट एलोकेशन पहले से ही हो रखा है, उनको भी अगर आप दोबारा से इस प्रकार से अगर उसका घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं अगर लोग आपको जुमलेबाज कह रहे हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। प्रदेश को निराश किया है आपने इस अवसर में। महिलाओं के सशक्तिकरण का पहले मैं उत्तर दे दूं। आज 2.25 लाख महिलाएं लखपति दीदी हमारे प्रदेश में बनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनके प्रोडक्ट आज 7 स्टार होटल्स में और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हिमालयाज बनाया गया है उनकी मार्केटिंग के लिए, हिमालयाज हाउस। इस माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। 30% क्षैतिज आरक्षण उनको नौकरियों में दिया है। तो कांग्रेस बताए उसने क्या किया? कभी इस प्रकार से सब किया। और जो कह रहे हैं कि ये 2 यूपीए की योजना है, तो वो योजना बताएं किस यूपीए की योजना का शिलान्यास हुआ था। क्योंकि कल जो उन्होंने किया है, या तो होने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया है या जो योजनाएं पूरी होगी उसका लोकार्पण किया है। लोकार्पण तभी होता है जब योजना हो जाती है और शिलान्यास तब होता है, तब प्रारंभ होता है। तो इसलिए वो उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब महज 1.5 साल का समय बचा है। इस बीच मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस जनता से अपील कर रही है कि वह आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाए। चुनाव में बयानबाजी में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा, जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो लोग मानते हैं कि गैरसैंण उत्तराखंड के राज्य बनने से राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, उन्हें 2027 में एक बार फिर हरीश रावत के समर्थन में आ जाना चाहिए। रावत ने आगे कहा कि एक बार तो कम से कम 5 साल का वक्त देकर देखिए, फिर देखिए मैं क्या करवाता हूं। इस बयान से आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो गैरसैंण के मित्र हैं, जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का रास्ता बनेगा, जो ये समझते हैं कि हिमालयी राज्य की परिकल्पना और राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको जो है 2027 में एक बार हरीश रावत की सामर्थ्य को आजमाना चाहिए, और वो इस रूप में आजमाना चाहिए कि मेरी पसंद के लोगों के हाथ में तो सत्ता दे दे। एक बार तो ऐसा कर दे कि 5 साल का वक्त दे दे, देखिए मैं क्या करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या करवा देता हूँ कह रहा हूँ। उत्तराखंड रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में एफआईआर पहुंचे, जहां उन्होंने 8,260.72 करोड़ रुपए के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर जोर दिया। भाजपा के प्रवक्ता हिनप ठाकुर ने मुख्यमंत्री के वाइब्रेंट विलेज विकास पर रेखा जोखा तैयार किया है। इस दिशा में कार्यान्वित किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत इन गांवों में पर्यटन की संभावनाएं बेहद को बढ़ाने का बात हो रही है। उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना भारत सरकार की एकमात्र महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उत्तर की सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचा को विकसित करना, जहां लोग का जीवन सुरक्षित सुविधाएं चल सके। इस योजना में पलायन को रोकने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। देखिए, कुछ चयनित गांव जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के रूप में उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, तो उसमें चमोली के माड़ा, नीति पिथौरागढ़ के गूंजी और कुटी, और उत्तरकाशी के हरसिंह, नेलांग और जादूंगी, ये जादुंग जो हमारे वाइब्रेंट विलेज से जिनको जोड़ा गया है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज की कार्य में हम लगातार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और वाइब्रेंट विलेज के रूप में जिस प्रकार उत्तराखंड का विकास करने की दिशा में हम नित्य नई प्रगति कर रहे हैं, इससे हमारे उत्तराखंड वासियों को भी काफी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ वाइब्रेंट विलेज होने की वजह से हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार भौगोलिक परिक्षेत्र उत्तराखंड का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो उत्तराखंड में एक रोजगार के अपार अवसर देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती उत्साह के तहत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा परिषद में विश्वभट्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले में 130.25 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात दी। इसमें 70.65 करोड़ रुपए में 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 29.62 करोड़ रुपए से 33 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास करना है, विशेष रूप से पर्वतवर्तीय क्षेत्रों में बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि चौटर, धैर्यशाली और ज्योतिर्मठ उड़ान योजनाओं से जोड़ा जाएगा। हरसौन और अर्स स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इन योजनाओं में चमोली जैसे विकास को नई दिशा मिलेगी। प्रदेश की जनता राज्य गठन के 25 वर्ष को रजत जयंती के रूप में मना रही है। यहीं प्रदेश कांग्रेस ने इस अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का योगदान दिया। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस भाजपा की नामिका और अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने की कोशिश की। कांग्रेस ने इस प्रदर्शनी पर तंज कसते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से कहा, कांग्रेस की राजनीति का स्तर गिर चुका है। कांग्रेस इन नेताओं की मानसिकता उस प्रकार हो गई है जैसे कि राजनीति नहीं हो रही है। लोकतंत्र में हितचौरी पर टिप्पणी करते हुए झूठ बोलना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। नरेश बंसल ने ये भी कहा कि इस प्रदर्शनी में केवल कांग्रेस के नेता ही खुश हैं, जबकि प्रदेश की जनता इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता है, कांग्रेस की राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। जैसा नेतृत्व होता है वैसी राजनीति होती है।
उनके नेता किस किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए और लोकतंत्र की संस्थाओं के लिए, कभी हमारे जनरल रावत जी के लिए सड़क के गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी खून के सौदागर बोलते हैं, कभी राइफल का बोलते हैं, किस प्रकार की झूठी चीजें बोलते हैं। और जनता भी अब उनको गंभीरता से नहीं लेती। तो जब उनके नेता इस प्रकार के हैं तो उनके उनमें से क्या निकलेगा? उनको अपने नेताओं को खुश करना है। उनके नेता ऐसी भाषा देख करके, ऐसी प्रदर्शनी देख करके मुझे लगता है खुश होते होंगे, क्योंकि जनता तो वहां देखने जाती ही नहीं प्रदर्शनी। तो अपने नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने वो प्रदर्शनी लगाई होगी। मुख्यालय पौड़ी में नारी कल्याण मंच से बैनर तले पानी, बिजली, उपभोक्ता, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा जिन जागरण अभियान शुरू किया गया है। एजेंसी चौक पर ऊपर बाजार, ओवर बाजार, धारा रोड होते हैं, उस पर अड़े निकली रोड पर बिजली और निजीकरण, स्मार्ट सिटी, पेयजल मूल्य हर 10 वर्ष में वृद्धि खिलाफ आंदोलन किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने इन उपभोक्ताओं के साथ सरकारी लूट का करार दिया। उन्होंने मौके पर बिजली वितरण और पुरानी व्यवस्था जीरो रखने की सरकार से मांग की तथा बिजली निजीकरण और ऋण पर जनता को समझाया। आपके चैनल को भी, आपके चैनल के दर्शकों को भी, आज जो है हम लोग इस जन जागरण में उतरे हैं कि जो सरकार हम पे पानी की बढ़ोतरी हर साल 10% लगाती है और जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो भाई जब हमारे डिजिटल मीटर बहुत अच्छी दशा में काम कर रहे हैं तो हम स्मार्ट मीटर क्यों लगाएं? तो उसके और जो ये पानी की निरंतर बढ़ोतरी हर साल होती है, इसके विरोध में हम लोग उतरे हैं। और हम आज राज्य स्थापना दिवस पे ये सरकार को ये शो करना चाहते हैं कि भाई जो महंगाई है इसको कम होना चाहिए। केवल आप रजत जयंती मनाने में करोड़ों खर्चा करते हैं, आज कंज्यूमर को लूट के करते हैं। आप पानी में आप कंज्यूमर को लूट रहे हैं, बिजली में कंज्यूमर को लूट रहे हैं। इसलिए हमने आज जन जागरण रैली की है और कल से कलेक्ट्रेट परिसर में हमारा सांकेतिक धरना होगा इस परिसर में। और आज हम लोगों को, हम जन सामान्य को, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, उनको भी ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा आंदोलन है ये जनहित का है, ये आप लोगों का भी है। आइए इसमें हमको सहयोग कीजिए और हम अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद पहले तो आपके चैनल के लिए कि आप लोग हमारे इस प्रदर्शन और इस जन जागरण अभियान को कवर करने आए और आपके माध्यम से हमारी बात उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी। हम लोग जो है आज बिजली के स्मार्ट मीटर जो लगाए, इनकी योजना है लगाने की, उसके खिलाफ हम लोग आज जन जागरण के लिए निकले हैं। और स्मार्ट मीटर के बारे में मैं बता दूं, अभी तक हमारे पास जो पुरानी मीटर वाली जो व्यवस्था है वो भली प्रकार चल रही है, लेकिन सरकार इन मीटरों को हटा करके न जाने क्यों हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोपना चाहती है। बिजली विभाग वालों को पता नहीं है कि स्मार्ट मीटर की लागत मूल्य क्या है, लेकिन स्मार्ट मीटर हम लोगों पर किन मूल्यों में थोपा जा रहा है ये गंभीर उसका सवाल है। बहुत महंगी खरीदें उनकी हो रही हैं और निकट भविष्य में अगर कभी हमारी गलती से कोई होता रहता है हमसे गलतियां और हमारे मीटर फूकते हैं, तो अभी तक सस्ते मीटर हमारे थे तो कुछ ही पैसा हम लोगों को पड़ता था। आगामी दिनों में हमसे अगर कभी कोई ऐसा फॉल्ट हो जाएगा तो 10,000 रुपए तक की वसूली मीटर की होगी और नतीजा क्या होगा कि गरीब आदमी अपना कनेक्शन कटवाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इससे पहले 2014 से पहले सरकार कम से कम मिट्टी का तेल देती थी, जिस कंज्यूमर का अगर कनेक्शन कट जाता तो वो डिबरी तो जला सकता था। आज तो वो मिट्टी का तेल भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सोचिए जरा उस दशा को कि जब प्रीपेड मीटर लगेगा और पैसा खत्म होगा और फट से बिजली बंद हो जाएगी, अंधेरे में आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि आपका चैनल हमें कवर करने के लिए आया। साथ हमारे सब साथी यहाँ पर जो उत्तराखंड में बिजली के मीटर, पानी के मीटर लग रहे हैं, इसमें सारे उत्तराखंड में हल्ला हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग मूर्ख हो सकते हैं लेकिन सारे उत्तराखंड के नहीं हो सकते। इनको जो जनता की डिमांड है, कोटद्वार में हो, देहरादून में हो, मसूरी में हो, नैनीताल में हो, हल्द्वानी में हो, सब जगह विरोध हो रहा है। फिर भी सरकार इसको जबरदस्ती कर रही है कि मीटर लगाओ। ऐसा क्यों है? लोगों को ये भी पता है
जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि ये अडानी का माल सप्लाई कर रहे हैं, ये अडानी से मिले हुए हैं, उसका माल सप्लाई देना है। पहले मीटर लगते थे, कुछ ही दिनों में बंद हो गए, कुछ ही दिनों में बंद हो गए। फिर जैसे कि व्यवस्था, शायद इसमें भी ऐसे होगा। तो मोदी जी ने तो कह दिया धामतापो योजना, उनका पानी हमारे यहाँ कहाँ काम आ रहा है। अब ये हमारे हरिद्वार, कल में मैं डिबेट सुन रहा था वहाँ शहजाद आलम या वो उमेश कुमार जी पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के लोग जो उनका कहना है ये, और हमारा तो कहना है ही कि एक बार एमएलए बन गए, वो देहरादून के हो गए। वो देहरादून में करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने 1-2 साल में इकट्ठे कर दी। ये तो हमारे जो है विधायकों के हाल हैं। कहते हैं यहाँ की जवानी, यहाँ की पानी कहाँ काम आ रहा है। यहाँ पे तो सब ऐसा है। उत्तराखंड आज भव्य तरीके से मनाया गया। भव्य माने पैसों की लूट हुई, वो पैसों की लूट। आप देख लीजिए कि हर शहर में ये 25वां सालगिरह मनाई गई, लेकिन हमारे विधानसभा में ये प्रश्न उठता है, विधानसभा के अंदर, कि ये जो है केवल नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रदेश में रोपाई सत्र शुरू हो गया है। रोपाई सत्र शुरू होने के बाद गन्ना के मूल्य की घोषणा नहीं हुई है, जिससे निराश किसानों ने सरकार पर किसानों की अपेक्षा जाने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश में लगे राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ना रोपाई सत्र शुरू होने पर सरकार ने गन्ना का मूल्य घोषित नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक गन्ना का मूल्य घोषित नहीं किया है। इस देर में किसानों के भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। किसानों ने इन स्थापित चिंता को व्यक्त करते हुए ये कहा है कि दुर्भाग्य पूरे किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार इन मुद्दों पे चुप है। उन्होंने सरकार से जल्द ही जल्द गन्ना के मूल्य को घोषित करने की मांग की है। जनपद हरिद्वार ने अधिकांश किसानों ने अपनी आजीविका के लिए गन्ने की फसल पर निर्भर रहते हैं। इस बार प्रदेश में आई आपदा के चलते जनपद हरिद्वार में भी गन्ने की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसान अपनी जीविका चलाने के लिए गन्ने को कुल्लू में कम दामों में बेचता है, जिसमें किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे यहाँ 2 शुगर फैक्ट्री चालू हो गई है, कभी चालू नहीं हुई, और हमारा गन्ना शुगर मिलों में जाना शुरू हो गया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे गन्ने का क्या रेट मिलेगा। ये हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां भी सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ की सरकार को किसानों से कोई चिंता नहीं है। पहली बात तो इस बार जो आपदा आई, जो बरसात हुई, बादल फटे, वो सारा मलबा किसानों के खेतों में आया और हमारी गन्ने की जो पैदावार थी वह लगभग 50% खत्म हो चुकी। गन्ना किसानों का है ही नहीं इस बार, तो बहुत कम गन्ने की पैदावार, और उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं करा। यहाँ हमारा सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य होता था कभी, लेकिन अब हमें यही पता नहीं कि हमारा जो गन्ना जाएगा वो किस रेट में जाएगा। तो हमारी सरकार से यहाँ की ये मांग है कि महंगाई को देखते हुए गन्ना मूल्य कम से कम 500 रुपए क्विंटल घोषित तत्काल सरकार करे, नहीं तो हम मीटिंग बुलाकर इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में फिर दोबारा होगा। जिस तरीके से टोल प्लाजा पर एक बड़ा आंदोलन स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ था, उसी तरीके से गन्ना मूल्य को लेकर भी उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन किसान करने को मजबूर होगा। जितना किसान से जल्दी पैसा लिया जाए कर्जे का या कृषि कार्ड जमा करने का कार्ड वो आ जाता है, उस पर दाब आता है, ऐसा ही गन्ने का भाव घोषित करे सरकार, और जो सब किसान को, मजदूर को लाभ पहुंचे, नहीं तो कोई ना कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार ने 25 वर्ष साल पूरे हुए देशभूमि पर रजत उत्सव पूरे रूप से मनाया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ता रावत भारद्वाज ने कहा कि हमारा उत्तराखंड अब 25 वर्ष का युवा रजत बन चुका है और यहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए हैं। इन 25 वर्षों में हमने लंबा सफर तय किया है। भाजपा सरकार के तहत विकास की गति लगातार बढ़ गई है और नए नए विकास के आयाम सामने आ रहे हैं। दीप्ति रावत ने बताया कि उत्तराखंड में 90 से ज्यादा गांव में आज बिजली, सड़क और स्वास्थ्य
में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हर गांव में जल की व्यवस्था और गैस का प्रबंधन भी किया गया है, जिससे राज्य में जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मैं कहूँगी कि हम तो अभी बहुत युवा अवस्था में हैं, 25 वर्ष के हुए हैं उत्तराखंड, और जब 25 वर्ष का उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है और उसी को एक्सप्लोर करने की आज और ज़रूरत है। और 25 वर्षों में भी हमने बहुत लंबा सफ़र बहुत अच्छे से तय किया है। काफ़ी मैं कहूँगी आपसे कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लगभग 90% से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर आप रोड से आराम से वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धता हम सबकी है। घर में पानी नहीं आता था, दूर से कई किलोमीटर दूर से सर पे रखकर पानी लाना पड़ता था। आज घर में पानी आता है, नल में जल है, घर में आपके पास गैस का कनेक्शन है, दूर से लकड़ी नहीं लानी पड़ती। ऐसी भी बहुत व्यवस्थाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, एम्स की व्यवस्था है। आप देखिए कि हमें हेली सर्विस कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में मिल जाती है, हेली एम्बुलेंस आज चल रही है। तो हर तरफ से मैं कहूँगी, आप अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी देखिए तो आज बॉर्डर एरियाज भी जो हैं वहां तक भी हमारी एक रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है। अगर ऑल वेदर रोड्स देखें तो बहुत बड़े हमने हाईवेज वहां तक कनेक्ट किए हैं, वो सबकी सुविधा के लिए बहुत अच्छे हैं। आप चारधाम का एक देखिए कि कैसे कायाकल्प हुआ है। तो बहुत सारे काम इन 25 साल में हुए हैं, लेकिन आगे भी जो हमारा 25 साल है वो कैसे रहे, उसके लिए सरकार बहुत इसके लिए काम कर रही है लगातार। दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाके के होने के बाद गंभीरता से उत्तराखंड पुलिस ने मुख्यालय में राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस महानिदेशक दीप्ति सेठ ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल ने पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को आवश्यक निर्देश दिए हैं और इसके बाद राज्य में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस प्रभारियों को गश्त और चेकिंग बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्य में सभी बड़े धार्मिक स्थलों, बाजारों, मॉल और बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी सेठ ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत उपाधिकारियों को देने और त्वरित कार्रवाई करने को निर्देश सुनिश्चित किए हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी जारी है। रजत जयंती वर्ष उत्सव पर आयोजन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने सेवक सदन आयोजन किया है और मेला कार्यक्रम में प्रदेश भर में की समस्याएं सुनी और शिकायतें सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता से प्राप्त शिकायतों की मांग की त्वरित कार्रवाई की जाए और नियमित फीडबैक दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस अवसर पर उपयोग प्रशासन में जनता के करीब से देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उद्देश्य जन समस्याओं को समयबद्ध और संतोषित समाधान करेगी। इसी के साथ विभाग में जिम्मेदारी पूर्वक काम होगा और जनता अपेक्षा से अनुरूप सक्रिय और संवेदनशील व्यवहार अपनाना होगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस महानिदेशक दीप्ति सेठ ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बलों पर सक्रिय होने की बात कही है। सीएम धामी ने उत्तराखंड के डीजीपी को आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों और व्यक्तियों पर उत्तराखंड बॉर्डर पर बारीकी से जांच की जाएगी। सभी बड़े मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाजार, मॉल, बड़े बस अड्डे, रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ वाली जगहों पर पुलिस ने उपस्थिति बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। डीजीपी सेठ ने पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना अधिकारियों को देने की बात कही, उस पर तेज कार्रवाई करने की सुनिश्चित निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रमित जानकारी फैल ना सके। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की गंभीरता को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड पुलिस प्रदेश ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
पुलिस के महानिदेशक न्याय कुमाऊं ने मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नैनीताल डॉक्टर मजुमदार टीसी जनपद में संदिग्ध चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कलातिन के नेतृत्व में सीओ हल्द्वानी नियमित लोहनी के अन्य अधिकारियों को टीम में सुरक्षा बलों के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया है। इन टीमों में पुलिस फायर यूनिट, बीएसएफ स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम भी शामिल है। सुरक्षा को दृढ़ निश्चय बस रेलवे स्टेशन, सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत 112 पर दें और सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग करें। रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, बीडीएस यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल, K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं और संदिग्ध सभी वस्तुओं पर और संदिग्ध सभी गतिविधियों पर सघन नजर रखी जा रही है। ऋषिकेश में बाईपास मार्ग पर एक दुर्घटना हादसा हुआ। खंडवा गांव के निकट एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में महिला लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। अन्य फायरिंग महिलाओं ने इसी में उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। वहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के भाई ने अज्ञात वाहन चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के अंजाम देने में आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की अग्रिम जांच कार्यवाही शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान प्रभा गुसाई के रूप में हुई है। खना गांव के निकट पीछे जा रहे अज्ञात वाहन चालकों को स्कूटी को टक्कर मारी और मौके पर फरार हो गया। लहूलुहान हालत में महिला को उठाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे एम्स रेफर कर दिया। उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। कोतवाली केश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़।